अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 एक जबरदस्त सियासी मुकाबला जहां नतीजे ने पूरे स्टेट के पॉलिटिक्स का डायरेक्शन बदल दिया है। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए 1346 वार्ड्स जीत लिए हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ बीआरएस ने भी अपनी टक्कर का मुकाबला दिया है, 723 वार्ड हासिल किए और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर अपनी पोजीशन बनाए रखी हुई है। बीजेपी ने 261 वार्ड जीते जबकि एआईएमआईएम ने अपना फोकस्ड अर्बन इन्फ्लुएंस दिखाते हुए 87 वार्ड्स पर जीत दर्ज की। ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं, ये तेलंगाना की बदलती हुई सियासी हवा का इशारा है, जहां एक तरफ कांग्रेस का ऊपर उठना दिख रहा है तो दूसरी तरफ बीआरएस अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं और छोटी पार्टी भी गेम चेंजर बन रही है। इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेलंगाना के म्युनिसिपल इलेक्शन 2026 ने स्टेट के सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। यह इलेक्शन सिर्फ लोकल बॉडी का नहीं था बल्कि एक तरह से तीन बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के बीच पावर टेस्ट बन गया था। वोटिंग 11 फरवरी को हुई और सुबह 9 बजे तक टर्नआउट सिर्फ 11.6% था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। 11 बजे तक 28.48% और 1 बजे तक 48.54% और 3 बजे तक 62.09%। आखिर में टोटल टर्नआउट 73.01% रिकॉर्ड हुआ, जो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक पार्टिसिपेशन को दिखाता है। इस इलेक्शन में लगभग 52 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपना वोट दिया। यह इलेक्शन 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हुए, जहां टोटल 2569 वार्ड्स में 10,700 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया। कॉर्पोरेशन के 412 वार्ड्स के लिए भी 2200 से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में उतरे। हर तरफ एक इंटेंस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था। जब आज 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई तब से ही ट्रेंड आने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आई उसने कांग्रेस को क्लियर एज दिया। कांग्रेस ने टोटल 1346 वार्ड्स जीतकर सबको पीछे छोड़ दिया। बीआरएस जो पहले रूलिंग पार्टी थी 723 वार्ड्स के साथ सेकंड पोजीशन पर पकड़ बनाए रखी और बीजेपी के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए, क्योंकि बीजेपी वाले यही सोच रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा सीट आएंगे, कांग्रेस और बीआरएस को चौंका देंगे, लेकिन बीजेपी वालों को सिर्फ 261। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बुलाने के बावजूद भी इन्हें सिर्फ 261 वार्ड तक लिमिटेड रहना पड़ा। इनसे ज्यादा तो एआईएमआईएम और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं वो मिलाकर हो रहे हैं जीत, उनकी ज्यादा बड़ी दिख रही है इनसे। तो म्युनिसिपैलिटी लेवल पर कांग्रेस ने 60 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज जीतकर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमबैक दिखाया। यह इनके लिए एक बड़ा सिग्नल है कि अवाम इनके गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम्स से मुतमईन थोड़ी बहुत है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट ने भी इसी बात को हाईलाइट किया और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रिजल्ट को बिल्कुल डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट किया। जी हां, केटीआर का कहना था कि रिजल्ट एक्चुअली बीआरएस के लिए पॉजिटिव है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी बीआरएस ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। केटीआर ने डिटेल्स में बताया कि बीआरएस ने सीधा 15 म्युनिसिपैलिटीज जीती है और 10 से 15 म्युनिसिपैलिटीज में वो डिसाइसिव पोजीशन में है, यानी किंग मेकर का रोल अदा करेंगे। ये जिसको सपोर्ट करेंगे उनका मेयर बन जाएगा। इसका मतलब है कि जहां क्लियर मेजॉरिटी नहीं है वहां बीआरएस के सपोर्ट के बिना कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। इन्होंने यह भी कहा है कि टोटल 124 म्युनिसिपैलिटीज में से लगभग 30 जगहों पर हंग वर्डिक्ट आया है। यह हंग सिचुएशन तेलंगाना की सियासत को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि अब अलायंस और पोस्ट पोल नेगोशिएशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ग्रास रूट्स लेवल पर भी बीआरएस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। केटीआर के मुताबिक रिसेंट पंचायत इलेक्शन में बीआरएस बैक कैंडिडेट्स ने 40% ग्राम पंचायत जीती है और 4000 से ज्यादा सरपंच पोजीशंस हासिल की है। ये इनका एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि पार्टी अभी भी जमीन पर मजबूत है। इस इलेक्शन का एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था सीपीआई का रोल। ऑफिशियली सीपीआई कांग्रेस के साथ अलायंस में है, लेकिन केटीआर ने क्लेम किया कि कुछ एरियाज में सीपीआई ने बीआरएस का साथ मिलकर काम किया, खासकर चिन्नौर और क्यातनपल्ली जैसे एरियाज में। इसका रीजन इन्होंने सिंगरेनी कोल ऑपरेशन में इरेगुलरिटीज बताया। केटीआर ने एक और बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि बीआरएस सेकुलर फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है ताकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लोकल बॉडीज पर कंट्रोल करने से रोका जा सके। ये एक क्लियर सिग्नल है फ्यूचर अलायंसेस के लिए। अब अगर हम रीजन वाइज रिजल्ट देखें तो ईस्ट वाइल आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी अपने पीक पर थी। यहाँ 10 म्युनिसिपैलिटीज और एक कॉर्पोरेशन में इलेक्शन हुए, लेकिन 6 म्युनिसिपैलिटीज हंग हो गई, जिसमें आदिलाबाद, भैंसा, आसिफाबाद, कागजनगर और खानापुर शामिल है।
बेलमपल्ली म्यूनसिपालिटी में कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने 14 वार्ड जीते हैं। यहाँ 5 इंडिपेंडेंट जीतकर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए। अब इनके सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी कंट्रोल नहीं ले सकती। आसिफाबाद में भी बीआरएस ने 9 वार्ड जीते हैं, कांग्रेस ने 7, लेकिन 4 इंडिपेंडेंट्स की वजह से फाइनल डिसीजन ओपन रहेगा। कागज नगर में बीआरएस 11 वार्ड के साथ आगे रही, कांग्रेस 9 पर रही, बीजेपी 5 जीते और बाकी इंडिपेंडेंट और एआईएमआईएम के पास गए। आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में एक और ट्विस्ट देखने को मिला। बीजेपी 21 वार्ड के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने 11 और बीआरएस ने सिर्फ 6 वार्ड जीते। यहां भी इंडिपेंडेंट का रोल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्रिटिकल होगा। खानापुर में बीजेपी और बीआरएस दोनों ने 4-4 वार्ड जीते, कांग्रेस 3 पर रही। यहां भी हंग सिचुएशन बनी। भैंसा में एआईएमआईएम 12 वार्ड के साथ मेजोरिटी के करीब रही, लेकिन पूरी मेजोरिटी नहीं मिल सकी, इसीलिए इन्हें इंडिपेंडेंट का सहारा लेना पड़ेगा। इलेक्शन के दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट के लग्जटीपेट में बैलेट बॉक्स पर सील मिसिंग होने का इशू उठा, जहां कैंडिडेट ने सीरियस एलिगेशन लगाए। बीजेपी और बीआरएस ने इस पर एहतजाज किया और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। एक और टेंशन वाला इंसिडेंट आसिफाबाद में हुआ, जहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विनोद कुमार को अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश हुई। बीआरएस कैडर ने इसको रोक दिया और कांग्रेस पर पोचिंग का इल्जाम लगाया गया, यानी इंडिपेंडेंट को अपनी तरफ करने का कोशिश। इसी के बीच तेलंगाना के अर्बन पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल रहा है। जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जीएचएमसी, साइबराबाद और मलकाजगिरी। ये एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है। इस रीऑर्गेनाइजेशन से एआईएमआईएम को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि नए बाउंड्रीज में इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया जैसे ओल्ड सिटी, चारमीनार, गोलकोंडा और भी कंसोलिडेट हो गए हैं। इसको लेकर बीजेपी वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर जीएचएमसी इलेक्शन में एआईएमआईएम सिर्फ किंग मेकर नहीं बल्कि किंग भी बन सकती है। जी हां, पहले एआईएमआईएम ने 44 सीट्स जीती थी जीएचएमसी में, लेकिन अब एस्टिमेटेड है कि यह नंबर 50 के ऊपर जा सकता है। नए स्ट्रक्चर्स में लगभग 70 वार्ड्स ऐसे हो सकते हैं जहां मुस्लिम वोटर्स मेजोरिटी में होंगे। अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो यह इलेक्शन एक क्लियर मैसेज देता है। कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग होल्ड कमबैक किया है, बीआरएस अभी भी एक पावरफुल पोजीशन में है, बीजेपी कुछ रीजन्स में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टेट वाइड इंपैक्ट लिमिटेड रहा और एआईएमआईएम अर्बन पॉलिटिक्स में अपनी जगह और मजबूत कर रही है। यह भी क्लियर है कि तेलंगाना की सियासत अब सिंपल मेजोरिटी वाली नहीं रही। अब यहाँ कोलिशन पॉलिटिक्स, इंडिपेंडेंट का रोल और लोकल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देखिए, आपको बता दूं, स्टेट के अंदर ऑपोजिशन भी स्ट्रांग रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग रहेगा तो काम पब्लिक के आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि पार्टीज को ये लगेगा कि अगर से हम पब्लिक का काम नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी उनके पास है। इसीलिए आप देख सकते हैं कांग्रेस और बीआरएस दोनों नाच रहे। इस इलेक्शन के अंदर बीआरएस पार्टी को जितने सीट जीतना था ये लोग जीत लिए। इन्होंने यही कहा है कि हमें उम्मीद थी कि हम इतने सीट जीतेंगे और इतने हम जीते और इसके लिए हमें कामयाबी हुई है। एआईएमआईएम पार्टी को जो उम्मीद थी उससे ज्यादा एआईएमआईएम पार्टी भी जीती है और कांग्रेस को जाहिर था कि मेजोरिटी मिलने वाली, यानी कि ज्यादा सीट जीतेंगे। सोचिए, उनको भी मिल गए ज्यादा सीट। अब आगे क्या? तो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा फोकस हंग म्युनिसिपैलिटीज पर रहेगा, जहां अलायंसेस बनेंगी, नेगोशिएशंस होंगे और पावर का असली गेम शुरू होगा। और इसी के साथ तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन 2026 सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बैटल फील्ड यानी जंग का मैदान बन गया है, जहां हर पार्टी अपनी जगह बचाने और बढ़ाने की कोशिश कर रही। और असली कहानी कल से शुरू होने वाली है। हर तरफ की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।